नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। धामी मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे 4 मंत्री पदों को भरने का विषय फिर से चर्चा में आ गया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि इन प्रक्रियाओं पर जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निर्णय ले सकेंगी कि किसे हटाया जाए और किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा कैबिनेट विस्तार पर कई बार चर्चा कर चुकी है, लेकिन धामी सरकार कैबिनेट विस्तार पर निर्णय नहीं ले सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्च 2022 में जब दूसरी बार शपथ ली थी, तब उनके मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद रिक्त रखे गए थे। संवैधानिक बाध्यता के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री ही शामिल हो सकते हैं। तब तय किया गया था कि 3 मंत्री पदों को बाद में भरा जाएगा। इस बीच कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के कारण एक और मंत्री पद रिक्त हो गया था। देखिए, ये सारी प्रक्रिया हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर एक साथ निर्णय लेगी और क्या मंत्री को हटाया जाएगा, क्या किसको नया पद दिया जाएगा, इस पर लगातार विचार किया जा रहा है और विचार करने के बाद जल्द ही इसकी घोषणा करी जाएगी। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बारे में खूब भी बात करी है कि जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस प्रक्रिया पे लगातार काम चल रहा है और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा और कैबिनेट का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2022 में दूसरी बार शपथ लेने के बाद 3 मंत्रिमंडल पद रिक्त रखे गए थे। वहीं संवैधानिक बाध्यता के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री ही हो सकते हैं। तब तय किया गया था कि 3 पदों को रिक्त किया जाएगा और इसी बीच चंदन रामदास, जो कि कैबिनेट मंत्री थे, उनके निधन के कारण एक और मंत्री पद रिक्त हो गया था। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, 3 पद तो पहले ही रिक्त थे और कैबिनेट मंत्री रामचंद्रन दास के निधन के बाद एक और मंत्री पद रिक्त हो गया है, तो क्या लगता है कि किसे कैबिनेट से हटाया जाएगा और किसे मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं? देखिए, अभी लगभग 3 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, जो कि लगातार चर्चाओं का विषय बना है उत्तराखंड में। और जबकि एक पद जो है चंदन रामदास, जो कैबिनेट मंत्री थे, उनका निधन हुआ और उसके बाद वो पद भी खाली हो गए। लेकिन अभी तक विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि कब ये जो है कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन प्रदेश सरकार कह रही है कहता है जल्दी होगा। अब कब होगा ये कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तो आशंका ये लगाई जा रही है कि इस सत्र के बाद हो सकता है कैबिनेट का विस्तार हो, क्योंकि 18 तारीख से वो विधानसभा सत्र है उत्तराखंड में, तो उसके बाद हो सकता है कि कैबिनेट का विस्तार हो और कुछ जो मंत्री हैं उनमें भी फेरबदल होने की आशंका है। लेकिन किस किस की होती है अभी ये कुछ खास कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, उम्मीद अब ये है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा और जिस सत्र के बाद। जी सतीश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। हरिद्वार जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को सीजेएम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अभी उन्हें कुछ और दिन जेल में गुजारने होंगे। शुक्रवार को जांच अधिकारी की ओर से कोर्ट में जानलेवा हमला करने की धारा हटाने की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद चैंपियन की जमानत लटक गई है। अब चैंपियन को सीजेएम कोर्ट से ऊपरी अदालत में जमानत की अर्जी लगानी होगी। वहीं जमानत न मिलने की स्थिति में चैंपियन की रिमांड भी बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने जानलेवा हमले किए जाने के लिए लगाई जाने वाली धारा 109 के लिए सबूतों को पर्याप्त माना है, इसलिए धारा नहीं हटाई जा सकती है। वहीं सीजेएम कोर्ट ने चैंपियन का केस सीओ लेवल के किसी अधिकारी को ट्रांसफर करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को सीजेएम कोर्ट से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है और अब उन्हें जेल में ही कुछ दिन और गुजारने होंगे। शुक्रवार को जांच अधिकारी की ओर से कोर्ट में जानलेवा हमला करने की धारा हटाने की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अब चैंपियन की जमानत रुक गई है। अब चैंपियन को सीजेएम कोर्ट से ऊपरी अदालत में जमानत की अर्जी लगानी होगी। वहीं जमानत अगर उन्हें नहीं मिली तो इस स्थिति में चैंपियन की रिमांड बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने जानलेवा हमला किए जाने के लिए लगाई जाने वाली धारा 109 के लिए सबूतों को पर्याप्त माना है, इसलिए अब यह धारा भी हटाई नहीं जा सकती है। वहीं सीजेएम कोर्ट ने चैंपियन का केस सीओ लेवल के अधिकारी को ट्रांसफर करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
राजधानी देहरादून की छोटी सरकार यानी नगर निगम का कार्यकाल शुक्रवार से शुरू हो गया है। राजधानी देहरादून के नगर निगम प्रांगण में देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल समेत तमाम पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राजधानी देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता राजधानी देहरादून को साफ और सुंदर बनाने की रहेगी। इसके साथ ही राजधानी देहरादून में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने का इंतजाम भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून में कई जगहों पर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम इन कार्यों को और गति के साथ करने का काम करेंगे और राजधानी देहरादून को उत्तराखंड का सबसे बेहतर नगर निगम की श्रेणी में लाने का काम करेंगे। सितारगंज नगर पालिका बोर्ड का शपथ ग्रहण समारोह सितारगंज के रामलीला ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सितारगंज की जनता का धन्यवाद जिन्होंने 22 साल बाद नगर पालिका सितारगंज में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में रुके हुए विकास को आगे बढ़ाना होगा और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार है। नवनिर्मित पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि आगामी 1 वर्ष के अंदर ही सारे कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह सितारगंज के सभी वार्डों के सभासदों को साथ में लेकर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। जितने भी लोग जीत के आए हैं, बहुत कठिन होता है चुनाव जीत के आना। बहुत लोगों का आशीर्वाद, बहुत लोगों का विश्वास, बहुत लोगों का भरोसा आपके ऊपर होता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को जिता रहे हैं जो हमारे सुख और दुख में हमारा साथ देगा। हम एक ऐसे व्यक्ति को जिताने जा रहे हैं जो हमारे प्रदेश को और हमारे देश को और हमारे विधानसभा सितारगंज को और हमारे नगर पालिका को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। तो आप लोगों का काम अब शुरू हुआ है और जैसे मैंने मंच पर कहा था, हर मीटिंग में, मैं जितनी भी मीटिंगों में गया, मैंने मंच पर एक बात कही थी कि जो वादा हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने नगर पालिका चुनाव में किया है वो वादा सौरभ बहुगुणा का है और 100% हम धरातल को उतार को दिखाएंगे। सीमांत जनपद चमोली में 4 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायतों में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस अवसर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने आने वाले 5 वर्षों में विकास कार्यों को त्वरित गति से किए जाने का आश्वासन भी दिया है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर के बस स्टेशन पर चमोली गोपेश्वर नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप रावत और 11 नगर पार्षदों ने भव्य कार्यक्रम में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। चमोली के अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप रावत ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि वह नगर की जनता से किए गए हर एक वादे को पूरा करेंगे और चमोली गोपेश्वर को विकसित, स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता नगर में पार्किंग समस्या को हल करना, भू धसाव को रोकना और बरसाती नालों के नव निर्माण पर रहेगी। समस्याएं हैं यथावत हैं। इन पूर्व के 5 सालों में जो कुछ नहीं हो पाया और जो होना है, जो पूरा रोड मैप है मेरे द्वारा, जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें मेरे द्वारा जो है समस्याएं पूरी इसमें रेज की गई है। आने वाले समय में प्राथमिकता के आधार पर जो तमाम समस्याएं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की हो, चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे वो रास्तों की हो, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो सीवरेज की हो, समस्याएं सिरे दर सिरे जो है एक तरफ से जो है उनका निराकरण किया जाएगा प्राथमिकता के आधार। बोर्ड का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और 20 वार्डों के सभासदों ने उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट से पद और गोपनीयता की शपथ ली। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी प्राथमिकता में खटीमा में सिविल लाइन की स्थापना, नाले नालियों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, आधुनिक कूड़ा निस्तारण संयंत्र की स्थापना, मल्टीपर्पज पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय की स्थापना और आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण तथा नगर पालिका के लिए नए भवन का निर्माण शामिल होगा। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि आगामी 1 वर्ष के अंदर ही सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वह खटीमा के सभी वार्डों के सभासदों को साथ में लेकर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे।
रुद्रपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर विकास शर्मा और समस्त पार्षद गण का शपथ ग्रहण समारोह रुद्रपुर गांधी पार्क में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर साधु संतों और मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महापौर विकास शर्मा, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व मेयर सहित समस्त पार्षद गण उपस्थित रहे। साथ ही समस्त साधु संत भी पहुंचकर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित थी। इस समारोह में महापौर विकास शर्मा ने अपने संबोधन में नगर निगम के विकास के लिए अपने संकल्पों को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता में नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता, सड़कों का निर्माण और जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार करना शामिल है। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों और पार्षद गणों ने नवनिर्वाचित महापौर विकास शर्मा को बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। वहीं एपीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ सत्यजीत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व मेयर दिशा शर्मा से खास बातचीत की। रुद्रपुर के गांधी पार्क में जहाँ कुछ ही देर में यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाले, जो 40 पार्षद जो नगर निगम के पार्षद 40 पार्षद उनका भी यहाँ पर शपथ ग्रहण होने वाले हैं और जो महापौर विकास शर्मा उन्हीं का भी शपथ ग्रहण होने वाला है। अगर बात करें मुख्य अतिथि के लिए जो रेखा आर्या जी पहुंचने वाले हैं, क्षण में पहुंचने वाले हैं, जो शपथ ग्रहण समारोह देख पा रहे किस तरह से भव्य एक शपथ ग्रहण समारोह का तैयारी किया गया है। कुछ ही देर में यहाँ पे जो शपथ ग्रहण होने वाले हैं, जो हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी जिलाध्यक्ष मौजूद है, उनसे बात किया जाएगा। सर, जिस प्रकार से अभी कुछ ही देर में यहाँ पे शपथ ग्रहण शुरू होने वाले हैं और क्या कहना चाहते हैं? रेखा आर्या जी, सुरेश कोहली जी, गोपाल पटेल जी, भाई मोहन तिवारी जी, भाई सुशील गाबा जी, भव्य शपथ भाई ललित मिगलानी जी, विजय तोमर जी, जितेंद्र संधू जी, कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया हमारे और वो बड़े सौभाग्य भाई बहुत ही सीनियर आदरणीय हमारे भाई दिवाकर पांडे जी, 22 सभासद जीते हैं। भाई नेत्रपाल मौर्य जी की सारे कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, पूरे जिले में खुशी का माहौल। घनश्याम श्यामपुरिया जी, रुद्रपुर बसाने से पहले लोगों ने सपना देखा था विकसित रुद्रपुर का। बड़े भाई साहब हमारे अशोक अदलखा जी, विकसित रुद्रपुर का आप सभी यहाँ पहुंचे। पहली बार एक भव्य समारोह नगर पालिका का, नगर निगम के जो मेयर का शपथ ग्रहण है वो गांधी पार्क में होने जा रहा है। ये ऐतिहासिक है, एक नई परंपरा और एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ रहे। हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा आर्या जी वो आ रही हैं और ये जो ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का नंबर है UK06AW। देख पा रहे अगर पीछे का अपने सहयोग से बात करते पीछे का दृश्य दिखाए, जो भीड़ यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ मंच से जो है वो प्राप्त कर ले किसी भाई की स्कूटी की चाबी, यहाँ हमारे पास मंच पर पहुंची है जिसका नंबर कुछ ही देर में UK06AH तो आगे की 2576 है। न्यूज से उधम सिंह नगर से सत्ती सरकार की खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में नदियों और सभी नाले खालों को सफाई को लेकर नगर निगम एक अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत राजधानी देहरादून की बिंदल नदी, रिस्पना नदी और सांग नदी के साथ साथ 46 नाले और खालों को चिन्हित किया गया है, जिनका चरणबद्ध तरीके से सफाई अभियान के तहत सफाई शुरू की जाएगी। देहरादून नगर निगम के मुख्य अधिकारी नमामि बंसल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर निगम की ओर से कई ग्रुप बनाए गए हैं और समय समय पर सफाई अभियान को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। रिस्पना, बिंदाल, सोंग नदी है, ये 3 प्रमुख जो हमारी नदियां और उसके अलावा 46 कुल मिलाकर के नाले खाले हैं, उनको कवर करते हुए प्रतिवर्ष हम सफाई अभियान चलाते हैं। इस वर्ष विशेष रूप से उसमें इंटेंस तरीके से हमने प्लानिंग की है और मशीन्स और मैन पावर दोनों को ही अतिरिक्त लगाते हुए 10 JCB फेज वाइज हमने लगाई हैं और साथ ही साथ क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रेजिंग की भी आवश्यकता है, तो उस प्रक्रिया को करने के लिए भी फिर उसके बाद मैन पावर के द्वारा, हैंड पिकिंग के द्वारा उसको क्लियर किया जाएगा। और योजना इस तरह से बनाई गई है कि पहले माह में उसको इंटेंस फेज में चलाते हुए फिर रूटीन में उसकी सफाई की व्यवस्था बनाई जाएगी। टीम्स बनाई गई हैं स्पॉट वाइज, जैसे रिस्पना है तो उसमें हर 300-400 मीटर के पैच पर हमने टीम बनाई है और पैरेलली भी 2-3 फेजेस में काम शुरू कराया जा रहा है और पैच को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 साल बाद वर्ष 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होगा। मेले की तैयारी के लिए हरिद्वार में मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को CCR हॉल में डीएम कर्मेंद्र सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में विभागीय अधिकारियों से 2016 के अर्धकुंभ मेले और 2021 के कुंभ मेले के तहत की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही लॉन्ग टर्म वाले निर्माण कार्यों के लिए जल्द काम शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए। मीटिंग के बाद डीएम ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया।
उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर देहरादून प्रशासन ने अपनी तैयारियां का अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ऋषिकेश में मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कई दिशा निर्देश दिए थे। इसके बाद अब देहरादून जिला प्रशासन अपनी तैयारी को लेकर हर स्तर के प्रयासों में जुटा हुआ है। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने कहा कि मंडलायुक्त ने अपने बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश जारी किए थे और उन्होंने कहा कि चाहे विकास नगर में यात्री हो, चाहे ऋषिकेश में हो या ऋषिकुल में हो, सभी तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की व्यवस्थाओं को लेकर मंडलायुक्त ने अधिकारियों को ठोस पहल करने के निर्देश दिए हैं और इसी आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। यात्रा में प्रयास किए गए हैं हमारे चारों धाम के जो ब्राह्मण वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमारे सभी लाइन डिपार्टमेंट्स थे और हमारे टैक्सी और जो हमारे प्राइवेट बसेस यूनियंस हैं उनके ऑपरेटर्स थे। तो ये बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है कि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको हम मिनिमाइज करें। कोई भी हर्डल्स हैं, उनका वेटिंग टाइम है, उनका होल्डिंग टाइम है, चाहे विकासनगर में हो, चाहे ऋषिकेश में हो या ऋषिकुल में हो। हल्द्वानी के इतिहास में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। स्टेडियम में लगी कुर्सियों के अलावा खाली जगह पर भी और भी दर्शक वहां पर थे और इस बार सेमीफाइनल के बाद पहली बार उत्तराखंड फाइनल मैच पर पहुंचा था। वहीं आपको बता दें कि केरल भी शानदार प्रदर्शन करके फाइनल्स में केरल ने जगह बनाई थी। आपको बता दें कि हल्द्वानी के इतिहास में अब पहली बार शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। स्टेडियम में लगी कुर्सियों के अलावा खाली जगह पर भी हजारों की संख्या में लोग खड़े रहकर उत्तराखंड वर्सेस केरल का फाइनल मैच देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे थे। उत्तराखंड के इतिहास में राष्ट्रीय खेल के फाइनल तक पहुंची उत्तराखंड टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हजारों दर्शक खेल के मैदान में पहुंचे, लेकिन 90 मिनट तक चले रोमांचकारी फुटबॉल मैच में केरल ने उत्तराखंड को 1-0 से हरा दिया। पहले हाफ में केरल और उत्तराखंड कई गोल नहीं कर पाए। इसके बाद सेकेंड हाफ में 53वें मिनट में केरल ने अपना पहला गोल किया और मैच की आखिरी तक यही स्कोर बना रहा। 90 मिनट पूरे होने के बाद 9 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला, उसमें भी केरल का दबदबा बना रहा। हमारे क्षेत्र की जनता जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थी और ये स्टेडियम लंबे समय से इसका उपयोग नहीं हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने इसका एक राष्ट्रीय गेम के रूप में जो यहाँ पर कार्य शुरू हुआ और आज ये स्टेडियम पूरा खचाखच भरा था, तो इससे ज्यादा लोग सड़कों पर थे। तो इसलिए मैं कहूंगा खेल के क्षेत्र में जो उत्तराखंड की सरकार ने जो एक नया आयाम यहाँ पर रचा था उस श्रेणी में हम लोग पास हुए हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि नेशनल गेम्स का गौरव उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है होस्ट करने का। मुख्यमंत्री जी को और हमारी स्पोर्ट्स मंत्री रेखा आर्या जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आयोजन हुए, बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्लेयर्स को मिली जो हर स्टेट से यहाँ पर प्लेयर्स आए। जितने भी स्टेट के प्लेयर्स यहाँ आए उनका स्वागत करता हूँ उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के जितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए पूरे देश में आज उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ यहाँ नहीं, सिल्वर मेडल हमारी टीम जीत के आई है। डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी हम लोग ने मेडल्स प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि फाइनल्स में उत्तराखंड ने जगह बना ली थी और केरल ने अपनी जीत हासिल की है फाइनल्स में, लेकिन उत्तराखंड ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और इससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों का भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई खेल स्पर्धाओं के लिए मुहैया कराई गई स्थापना सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के लिए खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगी। खेलों के लिए इन
स्थापनाओं सुविधाओं का लाभ प्रदेश के खिलाड़ी उठा सकेंगे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इन खेल स्पर्धा में उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को जो खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए एक मजबूत आधार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्थापना सुविधाओं के रखरखाव और उनको व्यवस्थित करने की पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों के पास है और उन्हें इसको लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आयुक्त सभागार पौड़ी में वन विभाग सिविल और सोयम की ओर से आयोजित वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी में जंगलों में लगने वाली आग पर नियंत्रण पाने की उपायों पर चर्चा की गई। इस गोष्ठी में फायर सीजन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों, वन पंचायतों के प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों के सदस्यों और अन्य संबंधित लोगों की सहभागिता पर पूरा जोर दिया गया। डीएफओ पवन नेगी ने गोष्ठी में बताया कि जंगलों में लगने वाली आग के कारण पर्यावरण, वन्यजीव और स्थानीय समुदाय को गंभीर नुकसान पहुंचता है और इसे रोकने के लिए सभी स्तरों पर सामूहिक प्रयास करने जरूरी है। प्रमुख चर्चाओं में आग के प्रमुख कारणों, रोकथाम के उपायों और जंगलों की सुरक्षा के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया गया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी हितधारकों, चाहे वह ग्रामीण हो, वन पंचायत सरपंच हो या विभागीय अधिकारी हो, सभी की सहभागिता से ही जंगलों में लगने वाली आग को नियंत्रित किया जा सकता है। गौ तस्करों के विरुद्ध दून पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। सहसपुर क्षेत्र में हुई गौकशी की एक घटना में शामिल एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। अभियुक्त के साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल एक दिन पहले गौकशी की घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस चेकिंग के दौरान धर्मावाला चेकपोस्ट में रोके जाने पर दोनों अभियुक्त मौके से फरार हो गए थे। पीछा करने पर खुद को पुलिस की टीम से घिरा हुआ देखकर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया था। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा किए गए जवाबी फायर में एक बदमाश घायल हो गया था। राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा प्राप्त एक शिकायत के आधार पर देहरादून पुलिस ने डालनवाला थाने में एक ट्रैवल एजेंट के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोप है कि इस एजेंट द्वारा एक महिला से यूरोप की बुकिंग के नाम पर 11.5 लाख रुपए हड़प लिए गए, जबकि किसी प्रकार की बुकिंग या किसी प्रकार का ट्रैवल पैकेज पीड़ित महिला को प्रदान नहीं करवाया गया। वहीं पैसे वापस मांगने पर एजेंट द्वारा महिला को धमकी तक दे दी गई। दून पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा प्राप्त एक शिकायत के आधार पर देहरादून पुलिस ने डालनवाला थाने में एक ट्रैवल एजेंट के ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरोप लगाया गया है कि इस एजेंट द्वारा एक महिला से यूरोप की बुकिंग के नाम पर 11.5 लाख रुपए हड़प लिए गए हैं, जबकि किसी प्रकार की बुकिंग या किसी प्रकार का ट्रैवल पैकेज पीड़ित महिला को प्रदान नहीं किया गया। वहीं पैसे वापस मांगने पर एजेंट द्वारा महिला को धमकी तक दे डाली गई। दून पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे को पंजीकृत कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।